बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। 22 अगस्त के हवाले से तमाम अपडेट्स एक एक करके आपको दे रहा हूं, चाहे वो बगावत के हवाले से हो जो आपको नज़र आती है अमेरिका में, और चाहे आपको जो पॉलिसीज़ हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो टकराव है यानी कि रेड वारंट्स, वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। और पहली खबर यही है कि तुर्की ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और ये एक्टिविटी तो हो गई है तुर्की के अंदर कि उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिए और वारंट जारी कर दिए हैं। और रेड वारंट के लिए उन्होंने इंटरपोल से रब्ता करके बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि नेतन्याहू गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब इसमें आप कहते हैं कि जी केस क्या बनाया है, क्या उसमें वज़न है, जान है? तो बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल पानी के अंदर इसराइल ने फोटालास को रोका और उनको अरेस्ट किया और उनके ऊपर तशद्दुद किया, और जो भी कहानियां हैं उसकी तो वीडियोस खुद इसराइल खुद ही नशर करता रहता है। यानी कि उसमें कोई सबूत जमा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा बयान नहीं आने वाला कि आप कहेंगे कि भाई कोई साबित होगा नहीं होगा। वो तो इसराइल इतना बेलगाम हो ही चुका है कि वो समझता है कि अगर हम इंटरनेशनल पानी में अगर कोई कज़ाक बन जाएं या पानी के डाकू बन जाएं या पानी के अगवाकार बन जाएं और लोगों को अगवा करें, तो हमें किसी ने कहना ही क्या है। और ये बात भी तय है कि उन्होंने खुद बताया है कि इस फोटालास के अंदर जो भी जहाज़ आए वहाँ पर, उसके अंदर एक भी असलहा का चाकू नहीं मिला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इमदादी सामान था। ये तो इसराइल खुद कबूल रहा है। तो उस जहाज़ के ऊपर कब्ज़ा करना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें उसके बाद अपने मुल्क में कैद करना और उसके बाद डिपोर्ट करने का कहानी समझ में किसी को भी नहीं आती है। तो तुर्की ने जो है उसका इनिशिएट कर दिया है, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है कि जो रिएक्शन आया है तुर्की के ऊपर इसराइल का, वो जाहिर बात है कि वो तकलीफ़ दे है, क्योंकि वो पहले ही एक आदमी जो जराइम की दुनिया का बादशाह है, जो पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट को मतलूब है, अगर उसके ऊपर रेड वारंट भी जारी हो जाते हैं या वो गिरफ्तार भी हो जाता है और अगर उसको पेश भी कर दिया जाता है तुर्की में, तो उसके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा सिवाय यूएसए के। लेकिन अगर यूएसए आवाज़ उठाता है तो तुर्की कह सकता है कि जिस तरीके से आपने मरूदों को उठाया और मरूदों को तो बगैर रेड वारंट के उठाया, तो उसके बाद आप उसको कानून और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके उसके ऊपर इंसाफ दिलवा रहे हैं मुल्क को या मरूदों को। तो अगर नेतन्याहू के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर केस जो है वो दूसरे केस के रेफरेंस से जोड़कर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला केस नहीं होगा, बल्कि इंटरपोल के ज़रिए तो ये जस्टिफिकेशन भी होगी कि इसको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, यहाँ पर मामला ये है कि दूसरी खबर पे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। वजह उसकी ये है कि किसी मुल्क की भी दो पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहता है कि जी हम जो दिफाई हमारे जो भी ख़र्चे हैं, जो भी हमारे मामलात हैं, वो दिफाई नुक्ता नज़र से हैं। अगर कोई अग्रेसर बनकर पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान अपनी दिफा में उसकी सरजमीन पे भी अटैक कर सकता है और उसकी दिफा में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी होगा, जो भी ज़रूरी होगा, बिकॉज हमारे पर कोई बाउंडिंग तो है नहीं, हमने कुछ साइन नहीं किया हुआ, तो हम आखिरी हद तक जा सकते हैं लेकिन दिफा में। तो लिहाजा आसान हल ये है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं किया जाए। ठीक है, अब इसी खबर में अगर आपको मैं खबर दूं तो ये खबर भी हमारे सामने आई कि कुछ जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में देखे गए। ठीक है, क्या ये सही खबर है, गलत खबर है? बिल्कुल गलत खबर नहीं है, ये सही खबर है। इंडियन मीडिया ज़्यादा खबर कर रहा है कि जी अनयूजुअल एयरलिफ्ट्स हुई हैं, जिसमें चाइना के जहाज़ और तुर्की के जहाज़ जो हैं वो तकरीबन 60 घंटों तक ये आना और जाना इनका नज़र आया है। और इंतहाई देव कामत बड़े बड़े जहाज़ जो कार्गो जहाज़ कह सकते हैं आप उसको, तुर्किया के और चाइना के, वो पाकिस्तान में आते और जाते हुए नज़र आए। आजकल मैपिंग हो जाती है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे, पहली बात तो ये है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान अगर ये काम कर रहा है तो इंडिया से खबरें क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ये अलर्ट है किसके लिए, पाकिस्तान पुट इंडिया ऑन अलर्ट। इंडिया को अलर्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम इंडिया किसी खाते में आता ही नहीं है इस मामले में। अगर इंडिया खामोश होकर बैठ जाए तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इस टाइम गेम बहुत बड़ी चल रही है। तो इसमें बड़ी गेम के अंदर इंडिया ने चूंकि अपने आप को रखा ही नहीं है, तो इसलिए इंडिया इस टाइम गिनती में नहीं है। तुर्किया हो गया या चाइना हो गया, उसके दिमाग में भी इस टाइम इंडिया नहीं है।
पाकिस्तान तो सोचता ही नहीं है, लेकिन तुर्किया और क्या तकलीफ पड़ी है कि वो इंडिया के खिलाफ साजिशें करेगा या प्लानिंग करेगा। इस टाइम मामला बहुत आगे है और इंडिया बिला वजह, और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, खामा में उसको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें, अगर हम ईरान की बात करें तो यहां पर ईरानी फौज का अस्करी पॉलिसी को दिफाई से जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। यानी कि पहले क्या था कि ईरान ने कहा कि हम किसी मुल्क पे भी हमला नहीं करेंगे, कभी भी हम किसी मुल्क पे हमला नहीं करेंगे, कि जब तक हमारे मुल्क पे हमला ना हो जाए तो हम उसके दिफा में मिसाइल भी मारेंगे, रॉकेट भी मारेंगे, ड्रोन भी मारेंगे और हर वो काम करेंगे जो हमें करना ज़रूरी होगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी जो पॉलिसी थी ये हमारी 12 रोज़ा जंग और 40 रोज़ा जंग से पहले की कहानी है। अब हम दिफाई पॉलिसी अपनाएंगे। अगर हम समझेंगे कि फ़लाँ एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि वो एक्टिविटी हम तक कब तक चलती है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर जो आबनाए हुर्मुज़ है, अगर आप उसको पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, अमेरिका कर देता है, तो अमेरिका इसका वेट नहीं करेगा ईरान कि ये जो है ना ज़िंदगी भर खड़े रहें और हम इसको खड़े रहने देंगे, बल्कि वो अपनी जारहाना पॉलिसी के ज़रिए उसको हटाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर आप ये खबर देखें, कहता है मुझे नहीं मालूम कि ईरान में किससे बात करूँ, किससे मुज़ाकरात करूँ, आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सरजमीन है। तो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अगर ओमान एक तरफ है, एक तरफ ईरान है, अगर ओमान और ईरान ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये किसकी ज़मीन है, तो अमेरिका का तो तुक नहीं बनती ना। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ से मेजरमेंट करे यूएसए तक की, और मापे ये कितना फासला है अमेरिका का यूएसए का, जहां का ट्रंप सदर है, वहां से आबनाए हुर्मुज़ दूर कितनी है। और उसके बाद जब वो पैमाइश हो जाए, अगर वो समझता है कि इसका हक बनता है, ईरान का नहीं बनता, ओमान का नहीं बनता, तो फिर दुनिया भी मान ले, हम भी मान लेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या इतनी नॉर्मल है, इतनी आसान है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पेंटागन ने बगावत के इल्ज़ाम में फ़ौजी अखबार के अहम अहदारों को ओहदे से हटा दिया, क्योंकि इनको नहीं हटाया जा रहा था, क्योंकि मामला सेंसरशिप का है, मसला खबरों का है, मसला उन खबरों का है जो फौजी अखबार भी नहीं कवर कर पा रहे, नहीं छुपा पा रहे। मसला बड़ा ख़राब है। यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे और आपने अगर 100 में से 10% भी सच कह दिया वहाँ पर अमेरिका में, तो उनको बगावत के इल्ज़ाम में पकड़ लिया जाएगा। और अभी दुनिया भर में लागू हो चुका है कि आपने जो भी खबर देनी है, आपने वक्त के हुक्मरान के ख़िलाफ़ खबर नहीं देनी, चाहे वो अमेरिका हो। अगर आपकी खबर ट्रंप को सूट नहीं कर रही तो आप बगावत में आ जाएंगे, यानी कि आप अमेरिका के बागी हैं, गद्दार हैं आप। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप मोदी के खिलाफ खबर दे रहे हैं, तो गोया कि मोदी का मतलब इंडिया हो गया है, गोया कि आप मोदी नहीं, आप इंडिया के गद्दार हैं, तो गद्दार हो जाएंगे। पाकिस्तान में भी यही है कि अगर आप वक्त के हुक्मरानों को कुछ कहेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी इस्लाह कर रहे हैं, आप हमें ठीक कर रहे हैं, आप हमें अपोजिशन कर रहे हैं, आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। तो वो आपको फ़ौरन कह देंगे कि भाई ये तो गद्दार है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है। जबकि हुकूमत अगर कोई गलत इक़दाम उठाती है तो उसके अंदर आप अगर तनकीद करेंगे तो उसको आप क्यों नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के हक़ की बात हो रही होगी। क्योंकि हमें हुकूमत तो 5 साल के लिए आई है, लेकिन आवाम को ये फ़िक्र होती है कि ये पाकिस्तान चलना है ज़िंदगी भर के लिए। तो जो चीज़ ज़िंदगी भर चलनी है और आवाम ने ज़िंदगी भर भुगतना है मामलात को, तो दुनिया में वो मामलात वैसे ही हों, तो इसलिए ये बगावत वहाँ शुरू हो गई है। मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ी सी बात भी सच्ची मुँह से निकालेंगे तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अमेरिका की सूरत हाल इस टाइम क्यों ऐसी ख़राब हो रही है कि जो वो अपने बयानात को या अपनी ख़बरों को ज़रा सा भी नहीं लॉन्च कर सकता। ट्रंप क्या कहता है, आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन जब मैं आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द नज़र डालता हूँ तो वहाँ पर सर्वेलेंस करने वाला अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा सर्वेलेंस करने आया था, उसकी सर्वेलेंस हो गई। ठीक है, यानी कि जो जहाज़ का काम ये था कि वो सर्वेलेंस करे फॉर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, उस सर्वेलेंस जहाज़ की सर्वेलेंस हो गई और उसको गायब कर दिया गया है वहाँ से। तो अमेरिका बोलता है कि ये खबर छापने की ज़रूरत क्या है आपको, आप मत बताओ, ये खबर आप मत बताओ। आप वो बात क्यों बताते हो जो अमेरिका के अंदर जाएगी तो हमारे इलेक्शन पे असर करेगी कि सर जी वो जहाज़ कहाँ गया जो आपने अरबों डॉलर का बनाया था, जो सर्वेलेंस करने गया था, वहाँ तो आपकी सर्वेलेंस हो रही है और उस जहाज़ को ले गए वहाँ से। तो सूरत हाल अमेरिका की जो है वो इतनी अच्छी मैंने कहा कि है नहीं। और इस टाइम चाइना जो है उसने कल के बयान के बाद सख्ती से कहा था
कि ये किसी के भी हक़ में नहीं है, और आज भी वो आप अगर हालात देखेंगे तो चीन की सप्लाई जो है मुतासर हो चुकी है, और ये सूरत हाल किसी भी तौर मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं होगी चाइना के लिए, और चाइना जो है वो इसके ऊपर मेजर्स उठाएगा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ये जो अभी नए नए पैक्ट्स बन रहे हैं, नए नए माहदे हो रहे हैं, उसके अंदर को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जो मक्का पैक्ट हुआ है जिसमें ऑलरेडी तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया शामिल है, अब जो बाकायदा साइंड होकर जो रिक्वेस्ट आई हैं वो बांग्लादेश से आई हैं। बांग्लादेश इस पैक्ट में आना चाहता है, रिक्वेस्ट कर चुका है। इसके अलावा अगर आप ख़बर देखें तो बाकायदा सीरिया, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात लंबे अरसे तक ख़राब रहे, लेकिन अब सीरिया भी कह रहा है कि वो इस पैक्ट में आना चाहता है, और असद रिजीम ख़त्म हो चुकी है। बशार अल असद जो है वो डबल गेम खेल रहा है। जो भी वहाँ पर लोग हैं, मतलब इस टाइम अगर मैं बात करूँगा तो जो जुलानी है इस टाइम, जुलानी डबल गेम खेल रहा है। उसके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो एक तरफ कहता है कि जी हम बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते इसराइल के साथ, और फिर वो तुर्किया के साथ हाथ मिला करके एक ऐसा ही गेम बना रहा है जो घेरने के चक्कर में है इसराइल को। तो वो कहता है कि बज़ाहिर तुम अच्छा बोलो, और अंदर खाना जो है, चूँकि वो तुर्की का लाया हुआ आदमी है, तो तुर्की कह रहा है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा, तो वो तुर्की के साथ कर रहा है। लेकिन बज़ाहिर वो नहीं कह रहा कि जी हम ऐसी कर देंगे, हम तमाम चीज़ें कर देंगे, क्योंकि ये साबित परसों भी हुआ है, जो फौजी अड्डे पर अटैक हुआ तो उसके बाजू में मामला हुए। तो शाम जो है वो भी इस पैक्ट में आना चाहता है। तुर्किया अगर ऑलरेडी इस पैक्ट में है और शाम आना चाह रहा है, तो जुलानी जो है अगर इस पैक्ट में आता है तो शाम पे हमला, तुर्किया पे हमला तस्वर होगा, सऊदी अरेबिया पे तस्वर होगा। और कहते हैं जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो खबरें अगर वो सच साबित हो गई तो फिर मैं कहूँगा कि वाकई में, कहते हैं कि ये पैक्ट कंप्लीट जो होगा ना, ये जो मक्का पैक्ट है, ये जो कंप्लीट होगा ये ईरान के दाखिले के बाद होगा, यानी कि ईरान भी इस पैक्ट का हिस्सा होगा। लेकिन जब ईरान इस पैक्ट के अंदर आएगा तो वो आखिरी मुल्क होगा जो मक्का पैक्ट में शामिल होगा, इससे पहले शामिल नहीं होगा। इससे पहले ये पैक्ट अपनी पूरी शक्ल लेगा, और आखिरी में ईरान ऐलान करेगा या इसको दावत दी जाएगी कि आप इस पैक्ट का हिस्सा बन जाएं, जहां पर क्लोजिंग हो जाएगी और वहां पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये तमाम कुछ चीज़ें हुई क्या हैं। क्योंकि इस टाइम जो है वो, और ईरान को तो खैर ज़रूरत भी है अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि ईरान ही इस टाइम अंडरडॉग है। तो अगर हम देखें तो ईरान को इस टाइम जो थ्रेट्स हैं उसमें अगर ये पैक्ट में आ जाता है तो यमन के साथ हालात अच्छे हो सकते हैं, सऊदी अरेबिया के, क्योंकि वो ईरान के थोड़े बहुत हाथ में है इस मामले को, हौसियों के साथ वो कह सकता है कि जी इसके अंदर आप गारंटर बन जाएं तो ईरानी गारंटर बन जाएगा, और बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे ममालिक को फ़ायदा हो सकता है। जंग के लिए नहीं है, ये हम दिफाई मुआहदे ही कह सकते हैं इसको, जंग के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा प्रेशर ज़रूर क्रिएट करेगा जिसमें अगर कोई मसाइल पेश आएंगे तो अमेरिका को तो फिक्र नहीं, अमेरिका तो चुप करेगा, बैग उठा कर चला जाएगा, या अपने जहाज़ों को बोलेगा वापस मोड़ो और अमेरिका ले जाओ, उसकी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, नहीं आएगा यहाँ पर, कोई बात नहीं है। लेकिन इसराइल के जो अज़ाइम हैं, जो उसने सोचा हुआ है, वो पूरे होते हुए फिर मुझे नज़र नहीं आएंगे। और अब्राहम अकॉर्ड या ग्रेटर इसराइल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो नहीं नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर कुछ हो सकेगा या हो सकता है, उसमें तुर्किया कोशिश कर रहा है कि वो बैतुल मुक़द्दस का एरिया को दोबारा कब्ज़ाए और एक जो ऑटोमन एम्पायर जो थी उसको वो ज़िंदा करे, इसके मुताबिक इन तमाम लोगों को लेकर के। और इसके अलावा जो इसराइल है वो ये मिसालें दे रहा है कि ऑटोमन एम्पायर को हम ख़त्म कर सकते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर इस फ़लस्तीन की वजूद पे सवाल उठता है और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जंग कोई शुरू होती है, तो ये कोई आवाज़ आ सकती है जिसमें लफ्ज़ बैतुल मुक़द्दस जो है वो, या कोई भी ऐसा कुछ ऑपरेशन जो है ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी क़यादत जो है वो तुर्किया करे, क्योंकि जो करीब ममालिक है ना, वो बड़ा किरदार अदा करेंगे। इसमें लीबिया है, जिसमें शाम है, जिसमें सीरिया है, ये बड़े किरदार अदा करेंगे इस हवाले से, बैतुल मुक़द्दस के हवाले से। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, और जॉर्डन उस टाइम क्या कर रहा होगा, ये तमाम बातें भी देखने वाली हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।